नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस में। और हम फिर से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की वन लाइनर श्रृंखला के अंतर्गत एक नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का विज्ञान विषय का चैप्टर फिजिक्स से संबंधित होगा, भौतिक शास्त्र से संबंधित है, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि प्रकाश और उसके परावर्तन अपवर्तन से संबंधित घटनाओं से संबंधित है। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो बोर्ड की परीक्षा इस बार देने वाले हैं, उनको भी इसका लाभ होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं या नए आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्रश्नों की इस श्रृंखला के लिए इस मजेदार वीडियो पर अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सभी प्रश्नों को। ठीक है, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये है हमारा आज का चैप्टर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। प्रकाश की किरण किसी जैसे जाती है और वो किसी सतह से टकराकर वापस लौट आती है, इस घटना को कहते हैं परावर्तन। ठीक है, इसे कहते हैं परावर्तन। परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यह है परावर्तन का नियम। ठीक है, देखिए जैसे ये कोई सतह है, ये कोई सतह है इस तरीके से, और यहां से प्रकाश की किरण आती है। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, मैंने एरो का निशान ऐसे लगाया है, आपको भी इसी तरीके से एरो लगाकर बताने पड़ेंगे। इसे कहते हैं आपतित किरण, जो आती है और ये इस सतह से टकराने के बाद इस तरीके से चली जाती है। तो मैंने एरो का निशान इधर की तरफ लगाया, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, अगर इनके बीच में इस तरीके से अविलंब डाला जाए तो इनका बनने वाला कोण, इसे हम I से दर्शाते हैं, इसे हम R से दर्शाते हैं। तो इनमें जो एंगल बनता है वो बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर होगा कोण R के, ये। ठीक है, और आपतित किरण परावर्तित किरण एक ही माध्यम की तरफ होंगे। ठीक है, ये है आपका परावर्तन। ठीक है, आगे देखें, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये जो गोलीय दर्पण है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं और अपन आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे ध्रुव, जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को अपन ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, जिसे C से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला, वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की जो किरण है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, मैंने इधर पॉलिश कर दी है, इधर तो ये दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष है।
यहां से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो परावर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, इस बिंदु को अपन फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या है, इसे देखें अपन। देखो इधर, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वक्रता, त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होगी, दोगुनी होती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। कैसी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल दर्पण में, कॉनकेव में, वस्तु से बड़ा, छोटा और वस्तु के बराबर। तो इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वस्तु से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर हो सकता है। कंडीशन ये रहेगी कि जो वस्तु रखी है वो दर्पण से कितने दूर रखी है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूर है उस पर यह डिपेंड करता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में कंडीशन क्या होगी कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है और वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखें। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, तो वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कौन से दर्पण से, अवतल दर्पण से। अगर अवतल दर्पण से वस्तु बहुत ज्यादा दूर है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। लेकिन फोकस दूरी के लगभग अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी बनता है, तो प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। ठीक है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। जो साइड मिरर होते हैं वाहनों में, पीछे से जो गाड़ी आती है उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग नाक, कान, गला विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु को बड़ा करके भी दिखाता है। तो ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, वो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। दर्पण सूत्र क्या है, याद कर लेना, बहुत ही जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां f क्या है, तो फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी। गोलीय दर्पण के आवर्धन को परिभाषित कीजिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहते हैं। स्नेल का अपवर्तन नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक और माध्यमों में प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, तो अपवर्तनांक बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जिसे V1 से दर्शाते हैं, और माध्यम दूसरे में प्रकाश की चाल जिसे V2 से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यहां पर बात को समझिए। सघन माध्यम का मतलब घना और विरल का मतलब होता है दूर दूर। जैसे वायु विरल माध्यम और कांच का स्लैब है वो सघन माध्यम को दर्शाता है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सघन माध्यम एवं विरल माध्यम में से किसमें प्रकाश की चाल कम होगी, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, क्योंकि यहां पर अणु जो मॉलिक्यूल है वो पास पास होते हैं। लेकिन विरल में जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होते हैं, इसीलिए वहां पर चाल ज्यादा होती है। प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए, तो लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता जिसे हम पी से दर्शाते हैं, एक बटा फोकस दूरी मीटर में होगी। ठीक है, क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर है, जिसे डी से डिनोट करते हैं, डायोप्टर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो P बराबर 1/f होगा। ठीक है, तो 1/2 बराबर 0.5 डायोप्टर आएगी ये, है ना। प्रमुख सूत्र देखें, दर्पण का समीकरण क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो फोकस दूरी r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2, ये निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, गोलीय दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है उसके लिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, तो h1/h, स्नेल का नियम क्या कहता है, यह n sin i/sin r। लेंस सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। लेंस की क्षमता, तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर आएगा अनंत। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम दर्पण की पहचान कैसे करते हैं, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे कि ये उत्तल है या अवतल है, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके आधार पर हम इसकी पहचान कर लेते हैं। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर आवर्धन के मान में वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, किसी दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा होगा, तो ये दर्पण या तो उत्तल होगा या फिर समतल होगा। अगर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है तब की बात है ये। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। एक आपतित किरण, ये दर्पण हमने कौन सा लिया है, समतल दर्पण लिया है, तो आपतन कोण का मान यदि 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 होगा। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल और हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। ठीक है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद पीछे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है सदैव उल्टे बनते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी है इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो मोस्ट है क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आपको इसमें परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस के बारे में ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या अपने रजिस्टर में इनको नोट डाउन कर लो। तो इस
अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके बारे में अपन ने यहाँ चर्चा की है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न उत्तरों पर हमने चर्चा की है। ठीक है, मैं इस पूरे जो बिंदु है इनको एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इन्हें अपने रजिस्टर में लिख सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेन मेन मुख्य मुख्य लाइनें हैं। ये वीडियो लगभग 15-20 मिनट का वीडियो है, इसमें सारा कुछ कवर हो गया है। ठीक है, जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको यहाँ पर कवर अप किया गया है, तो आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, मैं वीडियो को पूरे को स्क्रॉल कर देता हूं, जहां से आप इसको लिख पाएंगे। ये प्रमुख सूत्र हैं, जैसे दर्पण का समीकरण, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में संबंध, गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता, स्नेल का नियम क्या है, लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इनको लिख लें और 2-4 बार वीडियो को देख लें तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको भी देख लें। ठीक है, और ये आपके लगभग 9 चैप्टर हमने वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत इनको कवर कर लिया है। आगे भी आपको बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं उनको भी अपन क्लियर करा देंगे एग्जाम से पहले। तो आप संदीपनी क्लासेस को बस सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। ये वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत जो बिंदु दिए हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये स्किप नहीं करने हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा और परीक्षा में प्रश्न के सही होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तो रिवीजन लगातार करते रहिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। ठीक है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो प्रॉपर वे में आपको नींद भी लेनी है, पढ़ना भी है और थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करिए जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।